you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. सर जय हिंद करोड़ी सिंह जी, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया इसके लिए। दरअसल सर, डोनाल्ड ट्रंप की एक और स्टेटमेंट सामने आई है जो उन्होंने भारत रूस तेल डील को लेकर दी है। सीज फायर को लेकर दावा करने वाले ट्रंप जो हैं अब तेल को लेकर भी दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि धीरे धीरे हम तेल खरीदना बिल्कुल कम कर देंगे। इस मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। क्या वाकई में इन बातों में दम है? क्योंकि कुछ आंकड़े जो मेरे हाथ लगे वो ये साफ बता रहे हैं कि हम सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं रूस से तेल के, फर्स्ट पे चाइना है, लेकिन फिर भी 40% की कमी आ चुकी है रूस से तेल खरीदने में। तो क्या वाकई में अमेरिका का प्रेशर काम कर रहा है, या जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सब फेक है, झूठ है? सर देखिए राजेश जी, हमारा विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली इसको डिनाई कर दिया है कि प्रधानमंत्री और मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में इसको लेके कोई बातचीत नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया है, तो ये तो ऑफिशियली डिनाइल आ गया है। ओके। लेकिन जहां तक तेल खरीदने का सवाल है, देखिए तेल खरीदना इस तरीके से नहीं है कि किराने की दुकान से गए और हम एक साबुन लिख के टिकिया ले आए, पैसे दिए और ले आए। इसमें एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट की प्रक्रिया होती है, टाइम फिक्स होता है कि इस तरीके से इतने साल के लिए खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे, ये पेमेंट की प्रोसेस होगी, तो सब कुछ वैसे होता है। तो आज अगर कोई चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी कहे कि मैं आज से रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा या सऊदी अरब से नहीं खरीदूंगा या इराक से नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रक्रिया के तहत होता है। और रशिया के साथ भारत विशेष रूप से जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उसके बाद तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और पेमेंट में देखिए, जो अमेरिका से भारत तेल खरीद रहा है उसमें पिछले साल की तुलना में इस साल काफी वृद्धि हुई है, बढ़ा है। लेकिन जो अमेरिका की रेट है वो बहुत हाई है, रशिया की रेट बहुत नीचे है। एक तो ये है। दूसरा है जो पेमेंट प्रोसेस है, वो रशिया ने कहा कि आप रूबल में पेमेंट कर सकते हैं और आप चाइनीज करेंसी में भी कर सकते हैं पेमेंट। तो डॉलर में पेमेंट करना इंडिया के लिए एक हार्ड करेंसी के रूप में दिक्कत होती है। रुपी में नहीं, लेकिन आप रुपीज में नहीं कर सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि मेरे पास जो खबर आ रही है, रशिया के डिप्टी पीएम हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तो भारत के साथ जो तेल की डील कर रहे हैं उसमें युआन के जरिए डील हो रही है, रुपीस कहीं मैटर ही नहीं कर रहा है। सर हाँ बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि ये या तो रूबल में नहीं तो युआन में आप कर सकते हैं, क्योंकि युआन में करने में रशिया का चीन के साथ व्यापार बहुत ज्यादा है, केवल तेल का नहीं और भी बहुत ज्यादा व्यापार है भारत की तुलना में। लेकिन रशिया ने एक दूसरा एश्योरेंस पहले भी दे चुका है कि भारत और रशिया के बीच में जो असंतुलन है इसका व्यापार का, उसको वो इंडिया से इंपोर्ट बढ़ा के संतुलन में लाएंगे। ये रशिया पहले से कह चुका है और प्रेसिडेंट पुतिन अनाउंस भी कर चुके हैं। अब देखिए जो आगे की बात है, तो क्या भारत कम करेगा, कितना कम करेगा? तो भारत की जो नीति है
अभी जी अंतर्राष्ट्रीय मामले जितने मुद्दे हैं, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट के हो, चाहे व्यापार के हो, उसमें भारत उलझना नहीं चाहता। भारत की जो प्राथमिकता है वो यह है कि भारत अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाए, और उस इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के 4-5 कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें सबसे पहला है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी हो, क्योंकि भारत को एनर्जी की हिंदर्ड जी सप्लाई बनी रहे, कहीं ऐसा जी न हो कि संकट आ जाए। जी जी लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि मैंने मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि 40% तेल तो भारत ने रूस से खरीदना कम कर दिया है सर। ये इन्फॉर्मेशन है, हालांकि हम सेकंड सप्लायर अभी बने हुए हैं, तो क्या इसमें दम नहीं है? और जिस प्रकार से आपने कहा कि किसी देश के साथ समझौता होता है, कागज पे साइन होते हैं, लेकिन ईरान के साथ तो आपने एकदम से तेल खरीदना बंद कर दिया जब अमेरिका ने प्रेशर बनाया। नहीं, अभी भी ईरान के साथ हम खरीद रहे हैं, बहुत ही कम ओके है, 1% के करीब होगा, लेकिन अभी भी ईरान के साथ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन देखिए, आप एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ का मामला होता है, जी और सैंक्शन लगाए हैं वो यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन नहीं है, रशिया पे हो चाहे ईरान पे हो। ओके तो उन्होंने सैंक्शंस में भारत मानने कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका दबाव बनाए तो उसके सामने सरेंडर करे। तो मैं अभी आपको बता ही रहा था कि भारत की प्राथमिकता अलग है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारत की कूटनीति या विदेश नीति इस समय जिस तरह की है, तो भारत एक तो ये मान के चलता है कि रशिया से तेल खरीदता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिका से नहीं खरीदे या दूसरे से नहीं। जी डीहाइपेनेटेड मामला, हाइपेनेट करके भारत नहीं देख रहा है अपनी अपनी नीति में। भारत अमेरिका से भी खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है। रशिया से अच्छे रिश्ते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिका से भारत रिश्ते खराब खराब रखे। तो भारत की एक तो डीहाइपेनेटेड पॉलिसी है, लेकिन जो मेन प्राथमिकता है वो भारत अपनी जो आंतरिक सामर्थ्य है या शक्ति है जी उसमें वो बढ़ावा देना चाहता है। उसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, वो उत्पादन के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है हर किसी भी देश के लिए। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत जिस तरह का प्रयास कर रहा है, तो अगर रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है तो भारत लेना चाहेगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत यूक्रेन के वार को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि दूसरे देश भी तो करें, यूरोप के देश हैं वो भी तो गैस खरीद रहे हैं रशिया से, और जी अमेरिका भी सैंक्शन लगाते हुए भी व्यापार रशिया से कर रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने बिल्कुल व्यापार खत्म कर दिया है। तो एक तो भारत अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। लेकिन दूसरा, कैसे? मैं भारत देखिए, चाहता है कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी। क्लियर हूँ। मैं माफी के साथ थोड़ी जी मैं बहुत क्लियर हूँ कि इस सस्ते तेल का फायदा हमारी जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसको क्या हुआ है? जी, आपका ये जेन्युइन सवाल है, और पहले भी आप और हम इस पे कहीं बात कर चुके हैं चैनल पे। तो ये जेन्युइन सवाल है, और मांग भी उठती है। कई बार हमारे यहाँ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी मांग उठाते हैं कि जो हम सस्ता तेल ले रहे हैं उसका बेनिफिट भारतीय कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए, हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको मिलना चाहिए। और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये सवाल उठाया है, और उन्होंने तो वहां तक कहा है कि ये ब्राह्मण को फायदा है, ब्राह्मण तेल खरीदते हैं, तो उन्होंने तो अलग तरीके से कहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से मांग उठती है, और ये जेन्युइन मांग भी है कि जो आप बेनिफिट लेते हैं सस्ते तेल खरीदने का, वो हमारे उपभोक्ता को लाभ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं क्यों सरकार करती है? एक तो देखिए प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, एक हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी करती हैं। जी तो सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो हमारे बजट डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा, अगर उसको यहाँ पे लाके उसी में बेचेंगे तो हमारे सरकार के खर्चे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो अभी बहुत पैसा बचा के सरकार को देती हैं। तो इसलिए अगर पूरा ट्रांसफर कर देंगे तो निश्चित रूप से उपभोक्ता को फायदा होगा। उपभोक्ता कुछ जी भी हो सकता है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस में उनको कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल सकता है। लेकिन ये इश्यू बहुत बड़ा नहीं बन पाया है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाने में सफल नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन ये सफल कहाँ से हो पाएंगी सर? मीडिया इन खबरों को उठाता ही नहीं है, तो अपोजिशन भी क्या करेगा जब मीडिया ही इन खबरों की बात नहीं करता है?
है ना, मीडिया को तो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक दिखाई पड़ता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसका राहत तो सरकार आम आदमी को मिलनी चाहिए। और इस पैसे का क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि जब सत्ताएं जाती हैं उसके बाद इंक्वायरी होती है तब चीजें सामने आ पाती हैं कि देखिए राजेश जी, मीडिया को लेके, हमारे मीडिया को लेके बहुत कुछ इंटरनेशनल मीडिया में भी आ रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे भी एक कहा जा रहा है कि मीडिया एक किसी भी समाज की आंख और कान का काम करता है। और इसीलिए प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही मजबूत और स्वतंत्र मीडिया की जरूरत है। और उसको लेके बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मीडिया किस प्रेटेक्स्ट में क्या करता है? एक तो मीडिया की सबसे बड़ी है टीआरपी गेन करना, कि हम किस तरह से पॉपुलर बने रहें जिससे हम सरवाइव करते रहें, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। दूसरा, मीडिया का सरकार पे डिपेंडेंस होता है, इसलिए सरकार के अगेंस्ट में मीडिया उतना नहीं जा सकता, जनता की आवाज उतने निर्भीक तरीके से नहीं उठा सकता। तो बहुत से, एक कारण नहीं, बहुत से कारण है जिसकी वजह से मीडिया का ये हालात है हमारे यहाँ। निश्चित रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले भी तो मीडिया काम करता था सर, 2014 से पहले भी तो प्रजातंत्र ही था। लेकिन चलिए, इनसे तेल खरीदते हैं कि नहीं खरीदते देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें छुपाई भी जाती हैं फेस सेविंग के लिए। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 40% की गिरावट तो तेल खरीद में रूस से आ चुकी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू।